ऐसे स्टेट। बेटा कल हमने जो लो देखा था वो लो आपके पास था सबसे पहले बॉयल्स लो। आज हम जिसकी बात करेंगे वो जो लो है आपके पास वो है चार्ल्स लो। चार्ल्स लो पहले भी बात हुई थी। चार्ल्स लो आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दो के बीच का रिलेशन आपको बताएगा। वो भी कब? जब आपके पास कांस्टेंट तो होगा टेम्परेचर और कांस्टेंट होगा मास। तो जब आपके पास जो भी गिवन गैस है उसका मास आपके पास कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर लिया है, सॉरी प्रेशर, सॉरी प्रेशर आपने उसका फिक्स कर लिया है, मास आपने पहले से उसका फिक्स लिया है। तो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन आएगा उसका बोलोगे चार्ल्स लो। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है पिछलों के मुकाबले में। कैसे? देखो, इसने कहा फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, आगे द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम चेंजेस by a factor of 1/273 times of initial volume। क्या समझाया बेटा इसने कहा कि आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम है उसमें अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो हर इंक्रीज या डिक्रीज के बाद, हर एक डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज और डिक्रीज के बाद आपका जो वॉल्यूम है उस पे 1/273 टाइम्स इंपैक्ट आएगा। कैसे? जैसे देखो आपके पास मैथमेटिकली ऐसे बनेगा, वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई T। अब आपके पास ये लो थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। क्या है ये लो? इसने कहा कि भाई आपके पास फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो फिक्स है, तो हर डिग्री टेम्परेचर की राइज या फॉल आपकी जो इनिशियल वॉल्यूम है V नोट उसके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। कैसे? समझो, जैसे स्टार्टिंग में आप जस्ट लेके चलो, ये V नोट जो है बेटा आपके पास वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो V नोट है बेटा वो आपके पास वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट इमेजिन करके देखो, आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, V 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास वॉल्यूम कितना होगा? V नोट प्लस में V नोट अपॉन में 273 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है? 0, तो कितना हो गया बेटा? V 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V नोट। ठीक है जी। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करना एक बार, V 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? V 0 प्लस में V 0 अपॉन में 273 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो देखना कितना आ गया? V नोट प्लस V बाई 273। ऐसे अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप चेक करोगे तो V नोट अपॉन में 2 V नोट डिवाइडेड बाई 273। ऐसे अगर 3 डिग्री पे होगा तो 3 V नोट बाई 273। तो हर इंक्रीज और डिक्रीज आपके पास, हर इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर किसके? टेम्परेचर के वॉल्यूम कितना घट और बढ़ रहा है? इनिशियल वॉल्यूम का 273 डिवाइडेड है आपके पास, इतना सारा इंपैक्ट आपके पास आएगा। तो ये था आपके पास चार्ल्स लो। हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट कर लिया, इसकी डेफिनेशन के हमें बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए स्पेसिफिकली इसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए डेफिनेशन की है। लेकिन इसका आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका रियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो क्या था? एट कांस्टेंट प्रेशर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है T के। ठीक है जी, देख लो ना, T बढ़ा तो VT बढ़ा है। ठीक है जी, T घटेगा तो ये भी घटेगा। पहले 3 डिग्री था, 3 से 2 घटोगे तो ये आपके पास 2/73 हो जाएगा ना, तो घटता चला जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा V इज इक्वल टू KT, तो यहां से आ जाएगा V बाई T इज इक्वल टू K। तो जहां से आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन बनते 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 चले जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो सिंपल सा जब आपके पास लो था सर, तो आपने ये सब हमने क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि इसके एक सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस है बेटा आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
इस लॉ ने आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया। पहली बात, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपके पास मिनिमम वैल्यू हो वॉल्यूम की, या इन शॉर्ट आपका मैक्सिमम आपका मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर कितना हो, उसी को आपने क्या नाम दे दिया बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो वो आपके पास ये एक्सप्रेशन समझाएगा। कैसे? आपके पास मान लो आपने टेम्परेचर ले लिया -273 केल्विन, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में सारा कंसेप्ट ही। तो आपने मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ले लिया -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास देखना वॉल्यूम कितना बनेगा इसके ऊपर, -V273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V0 प्लस में V0 डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई -273। सोल्व करोगे तो आपके पास ये जो V -273 डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी वैल्यू आएगी 0। क्या किसी का वॉल्यूम 0 हो सकता है? हाँ, अगर किसी गैस को आपने -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ले गए तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और ये कहा गया आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपके पास वॉल्यूम टेंड्स टू 0। रियलिटी में तो 0 वॉल्यूम का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो अप्रोक्सीमेटली आपका वॉल्यूम टेंड्स टू 0 हो जाएगा, उसी को आपने क्या बोल दिया भाई? आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपके पास जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन अर्थ, या कहीं पे भी जहां पे भी आपके पास वॉल्यूम या मैटर आप डिफाइन कर सकते हो, वहां पर आप ये बोल सकते हो कि जो मिनिमम पॉसिबल अटेनेबल टेम्परेचर है वो हमेशा कितना रहेगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम टेंड्स टू हो जाएगा 0। इसका मतलब आपके पास थर्मोमीटर में तो हम जनरली भाई 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 100 डिग्री तक की हमने टेम्परेचर लाइफ में देखे। लेकिन अगर आप वे चेक करने की कोशिश करो कि मिनिमम टेम्परेचर आप अर्थ पे कितना लेके जा सकते हो, जैसे भाई आपके पास अंटार्कटिका के ऊपर -30, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो रियलिटी में आप मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हो? तो भाई इस लॉ ने आपको बता दिया कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है दैट कैन बी -273, क्योंकि उसके ऊपर वॉल्यूम टेंड्स हो जाएगा 0, जो रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता। तो रियलिटी में -273 डिग्री आप हो सकता है अटेन ही ना कर पाओ। ये था आपकी जो डेफिनेशन उसके सिग्निफिकेंस, और ये आपका रियल लॉ जिससे आपके पास न्यूमेरिकल्स सोल्व होंगे। अब थोड़ा सा ये इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चेक कर लो बेटा। अगर आप ग्राफिकली बात करोगे तो ऑब्वियस है वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो कर्व्स हैं वो आपके पास कैसे आएंगे? स्ट्रेट लाइन। देखो जनरली मैं स्ट्रेट लाइन आपके पास ऐसे बनाता हूं, लेकिन आपके बारे में मैंने यहां पे बनाई। क्यों? क्योंकि आप चेक कर पा रहे हो कि आपके पास स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे भी वॉल्यूम 0 नहीं होता, -273 पे वॉल्यूम 0 होता है, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो रहेगा। तो आपके पास 0 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो वहां पर कुछ वैल्यू आएगी, और इसका जो रियल कर्व है बेटा वो कुछ इस टाइप से आएगा आपके पास। और जहां पर वॉल्यूम टेंड्स टू 0 होगा वो वैल्यू कहां? यहीं होती होगी, जो कितनी होगी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइप से आपके पास कर्व बनेंगे किस किस के बीच में? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। दूसरा, आपके पास इस टाइप से कर्व दिए जा सकते हैं जो अलग अलग प्रेशर्स पे होंगे, P1, P2, P3। तो आपसे पूछा जाए कि भाई P1, P2, P3 का रिलेशन क्या है? तो पहली बात, P1, P2, P3 है क्या? तो P1, P2, P3 क्या है आपके पास? आइसोबार्स। P1, P2 और P3 आपके पास क्या है? आइसोबार। क्या है ये आइसोबार में? क्योंकि भाई इन सब के ऊपर प्रेशर सेम है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर तो आपका कर्व एक डेफिनेट रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पास ये सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे? आइसोबार्स की तरह, क्योंकि इनके ऊपर जो आपके पास प्रेशर तो कांस्टेंट है और आपके पास कर्व इस पर्टिकुलर आपके रिलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो ये है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एक ग्राफ और जो आपको आना चाहिए, अब तक शायद आ भी रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप ध्यान दो। अगर आप कर्व ड्रॉ करो बेटा, VT वर्सेस में V और T, तो अभी भी बात हुई ना, किसी पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर आपके पास V/T क्या है? एक कांस्टेंट है, वर्सेस में आप V और T अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो वैल्यू भी क्या आएगी? कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो आपके पास कर्व कैसा आएगा? इस टाइप से, क्योंकि वॉल्यूम को आप कितना ही बढ़ाओ कितना ही घटाओ, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर V/T की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये ऐसे दिए जा सकते हैं, आपको 3 कर्व दे दिए जाए P1, P2, P3।
तो ये सारे के आपके पास आइसोबार है, क्योंकि इन पर्टिकुलर प्रेशर्स पे आपके पास कांस्टेंट प्रेशर्स पे आपके पास वी और टी के रिलेशंस को आप वर्सेस वी और टी निकाल रहे हो। ठीक है, तो आइसोबार का मतलब जैसे कल आइसो आपने थर्म देखे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पे थे, ऐसे ही आइसोबार का मतलब क्या होगा, जब कांस्टेंट आपके पास प्रेशर होगा। ठीक है जी, तो आपके पास कर हो जाएंगे। हाँ, P1 P2 P3 रिलेशन हम चेक करेंगे जस्ट जैसे ही आपके पास अगला लो हो जाएगा मॉल्टन्स लो, फिर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन पे हम आ जाएंगे और उसके बाद हम P1 V1 और T1 के रिलेशनशिप्स को आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और इस लो की जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन थी, ये जो लो की ये स्टेटमेंट आपने की थी बेटा, ये इसलिए की थी ताकि आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कंसेप्ट को समझ सको। ठीक है बेटा, और आपके पास मैथमेटिकल आपने देख लिया, ग्राफिकल देख लिया, तो रियल लाइफ में अगर इसके एप्लीकेशन चेक करोगे तो जो आपके पास हॉट एयर बैलून्स है, जो बेटा जी आपके पास हॉट एयर बैलून्स है, वो इसी कंसेप्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, हॉट एयर बैलून ये होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो उनके अंदर जो बर्नर के थ्रू, तो आपके पास जो गैसेज हैं उनके वॉल्यूम भी इंक्रीज होते जाएंगे, ऑब्वियस है, और उनके वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो सीधी बात है भाई, वो जो वेट एयर बैलून है आपके पास वो ऊपर की तरफ आपके पास राइज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वो ज्यादा फूलते जाएंगे, ज्यादा फूलते जाएंगे तो उतने ही ज्यादा एयर के अंदर उनका ड्रिफ्ट होता जाएगा और वो उल्टे ही आपके पास राइज होते जाएंगे। उनको जब नीचे लाना होगा तो आप टेम्परेचर उनकी यानी कि जो बर्नर है उसका आप हीट को, नॉब को कम कर देंगे। जैसे नॉब कम होती जाएगी, टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम भी घटेगा, तो वो बेचारे सारे सारे नीचे आते चले जाते हैं। तो वो कंसेप्ट जो है वो इसी लॉ से आपके पास इंस्पायर्ड है, यहीं से आपके पास वो कंसेप्ट चलता है। ठीक है, ऐसे ही अब आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट और लेके चल पड़ते हैं, अमंटन्स लॉ। अमंटन्स में आपके पास क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अमंटन्स में आपके पास क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो आपके पास क्या बच गया, P और T। तो अमंटन्स लॉ ने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्या कहा, प्रेशर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से। प्रोपोर्शनलिटी या T कांस्टेंट आएगा तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू KT, जो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 इज इक्वल टू P3 बाई T3 हो जाएगा बेटा जी। ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ग्राफ तो इसके बिल्कुल सेम रहेंगे, तो आपका छोटा सा होमवर्क ये रहेगा कि आप इसका P वर्सेस T कर्व ड्रॉ करें, दूसरा P बाई T वर्सेस P और T ये कर्व ड्रॉ करें, बिल्कुल सेम पिछले वाले हैं, तो आप आराम से इनके कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास अमंटन्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, और अब इन तीनों लॉज को करने की मेन वजह देख लो। तीनों लॉज को करने के बाद आप आराम से एक सिंपल सी इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा कंबाइंड गैस इक्वेशन। जिसको बोलते हैं बेटा कंबाइंड गैस इक्वेशन। है क्या कंबाइंड गैस इक्वेशन? अब थोड़ा सा मैथ्स है इसमें। देखो आपके पास एक लॉ क्या है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली डिपेंडेंट। कौन सा था? बोल्स, जिसने आपको बता दिया P और V मल्टीप्लाई में रहते हैं हमेशा। दूसरा आपके पास चार्ल्स था, जिसने बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके पास टेम्परेचर, जिसने बताया V बाई में T रहता है। ऐसे ही अगर आप अमंटन्स की भी बात करो, उसने P और T का रिलेशन बता दिया, तो क्या आ गया था, P बाई T आ गया था। अगर आप इन तीनों ही लॉज को कंबाइंड कर दो, आपको पता चल गया P और V में आपके पास डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है, जबकि VT या PT में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इन तीनों को ही जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, PVT। P और V जब भाई मैथमेटिकल लेके आए तो मल्टीप्लिकेशन में गए थे, VT या PT आपके पास डिवीजन में आ गए थे। तो इन सब की वैल्यूज हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहां से आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाती है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, जिससे बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या? P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 एंड सो ऑन। किस पे बेटा? ये सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके ऊपर है? ऑब्वियस ही बात है, ये ध्यान रखना, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। अगर गैस का आपने मास घटा दिया या बढ़ा दिया तो आपके पास ये इक्वेशन एलिजिबल नहीं होगी। तो ये इक्वेशन आपके पास काफी ज्यादा यूज होगी और आइडियल गैस इक्वेशन इसी के बाद डिराइव हो पाएगी। ठीक है बेटा जी।
तो ये थे आपके पास चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ और वही सबसे लास्ट में कंबाइंड गैस इक्वेशन। आप इनको एक बार ध्यान से देखें, कोई डाउट होता है तो हम अपनी क्लास में इस पर बात करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन यहाँ से आपको आनी चाहिए। तो आपके पास सिंपल है, एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सारी चीजें हैं जो आज के इस लेक्चर में कवर हुई हैं। दैट्स ऑल। बंद कर दो।